तो अब हम आते हैं टॉपिक पे शेड्यूल्स बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। मैं जो स्टार्टिंग में मैंने फ्लो चार्ट बताया था मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तो टॉपिक्स थोड़े एक जैसे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो, पर आप उस फ्लो चार्ट से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, मैं उसी सीरियल में पढ़ाऊँगी आपको। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ अ सीरियल शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। बेसिकली शेड्यूल क्या होता है, एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को आप अरेंज करते हो इन अ वे कि कोई भी ट्रांजैक्शन न छूटे आपका, और दूसरी चीज़ कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका सीक्वेंस सेम रहे अपने ट्रांजैक्शन में भी और शेड्यूल में भी। ठीक है, सो सीरियल शेड्यूल एक स्पेशल टर्म था जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो सीरियल शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट सीरियल शेड्यूल्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड आर नॉट इंटरलीव्ड। इसका ये मतलब है कि नो ट्रांजैक्शन स्टार्ट रनिंग अंटिल अ करेंटली रनिंग ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड। बेसिकली आपको पता है कोई भी एक चीज़ सीरियल और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है। सीरियल मतलब 1 by 1, तो एक ट्रांजैक्शन अगर खत्म हुआ तो ही दूसरा ट्रांजैक्शन होगा। जैसे लाइक T1 है और T2 है, तो यहाँ पे कुछ हुआ रीड ऑफ एक्स राइट ऑफ एक्स, ये कमिट हुआ, इसके बाद ही रीड ऑफ एक्स राइट ऑफ एक्स और ये कमिट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सीरियल शेड्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सीरियल शेड्यूल के अंदर शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सब प्रैक्टिस करेंगे हम, बट पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट? इफ ऑर्डर ऑफ एवरी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन इज सेम इन बोथ द शेड्यूल इट इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। इसका ये मतलब है कि आपको 2 शेड्यूल्स या उससे ज़्यादा शेड्यूल्स दिए हैं, से आपको 4 या 5 शेड्यूल्स दिए हुए, अगर कोई भी 2 शेड्यूल्स ऐसे हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन का ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन इज सेम, तो वो दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि दोनों में सेम टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मे भी मैं पहले बता चुकी हूँ, पर एक बार फिर से समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट के 3 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन, सेम डेटा सेट पे, डेटा आइटम पे होना चाहिए वो। सेकेंड, डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे बिलोंग करना चाहिए, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। एंड थर्ड इज वन ऑफ देम इज राइट। तो अभी अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे और अगर आपको उसमें ऑर्डर ऑफ एवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का ऑर्डर अगर आपको सेम मिला 2 या उससे ज़्यादा शेड्यूल्स में, तो वो सारे के सारे शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ एवरी स्वैपिंग ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीरियल शेड्यूल। इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर आपके शेड्यूल में नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जो भी हैं, मतलब ये वाले कंडीशंस के अलावा जो भी आपके पास ऑपरेशन है, अगर आप उनकी स्वैपिंग या उनका अरेंजमेंट ऐसे तरीके से करें कि वो एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज नोन एज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसका ये मतलब है कि से आपके पास T1 T2 है और उसमें कोई भी ऑपरेशंस है, अब और यहाँ पे फिर मैं रीड ऑफ y कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है? ये कॉन्फ्लिक्ट है एक, है ना। ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट कहला रहा है? क्योंकि देखो T1 और T2 दोनों x पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक राइट ऑपरेशन है और दोनों एक्चुअली में अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो ये एक हमारा हो गया कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे यहाँ पे ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पर अगर आप इसका रीअरेंजमेंट करोगे, अगर आप इसके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करोगे, तो आप देखोगे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और बाकी फिर T2 के तीनों अगर आप यहाँ भी लिख दोगे तो भी ये जो है अब ये सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा ये जो था ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल था। ये अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैंने स्वैपिंग कैसे की, तो इसका एक बहुत अच्छा मेथड होता है ग्राफ ट्री मेथड। उसके थ्रू आप एक बार में एक ग्राफ छोटा सा बनाओगे और उससे पता लग जाएगा कि कौन सा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और कौन सा नहीं है। पर डेफिनेशन की सेक के लिए मैंने आपको ये तीनों डेफिनेशंस बता दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सीरियल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं
ये लिखा है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस का 3 जो वो होता है कंडीशंस होती है वो लिखी हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये 2 टर्म, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। आपको क्वेश्चंस में एक बेसिकली एक शेड्यूल दिया रहेगा और पूछेगा क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो अब हम इसके बाद उस मेथड के बारे में बात करेंगे जिससे आप निकाल सकते हो कि एक ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालने का और कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट निकालने का क्या मेथड है। बहुत ही इजी मेथड है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इसी मेथड से बनाएंगे हम। ये होता है ग्राफ बेस्ड मेथड टू चेक कि हमारा जो गिवन सीरियल है वो एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हो आप। सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द शेड्यूल। आपके शेड्यूल में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उतने नंबर ऑफ नोड्स बनाओगे आप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्टेड एजेस। आपको डायरेक्टेड एजेस बनानी है विच रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो 2 ट्रांजैक्शन के बीच में जो भी आपका कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टेड एजेस से, ठीक है। और फाइनली थर्ड पॉइंट है इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल इट इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर ग्राफ में आपकी साइकिल आ गई, चूंकि एक डायरेक्टेड एजेस का ग्राफ है तो साइकिल आ सकती है बिल्कुल, अगर आ गई तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। एल्स इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग गिव्स द सीरियल शेड्यूल टू विच द गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू। तो देखो आपका जो शेड्यूल होगा वो एक सीरियल शेड्यूल नहीं होगा, है ना। आपका एक शेड्यूल नॉर्मल टाइप का शेड्यूल होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियल हो, पर वो आपने लास्ट टाइम पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है कि अगर आप उसके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करोगे तो एक सीरियल शेड्यूल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब आप टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग करोगे तो आपको एक सीरियल शेड्यूल मिलेगा जो आपके गिवन शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट 2, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप एक बार एग्जाम्पल से देख लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमको 2 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, अब आप यहाँ पे कैसे करोगे। सबसे पहला पॉइंट देखो नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस है हमारे पास तो 2 नोड्स आएंगे, T1 एक नोड हो गया, T2 एक नोड हो गया। ओके, सेकेंड पॉइंट डायरेक्टेड एजेस रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। अब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन चेक करना है, तो वो जो 3 कंडीशंस थी आपको याद है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या, सेम डेटा आइटम। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों सेम डेटा आइटम पे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन के बीच, हाँ ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। अब रीड या राइट, ये देखो ये भी है, वन ऑफ देम इज राइट ऑपरेशन, दोनों सेम डेटा आइटम पे ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन T1 से T2 की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको ये एरो जो मैंने बनाया है, दिस इज फ्रॉम T1 टू T2। तो आप ग्राफ में T1 से T2 की तरफ एक एरो बनाओगे, ठीक है। और हमेशा आप ऐसे एग्जीक्यूट करते हो, लाइक दिस इज, आप मान सकते हो कि लाइक नंबरिंग ही है 1 2 3, तो आप कभी भी इसी डायरेक्शन में जाओगे, आप कभी इस डायरेक्शन में नहीं जाओगे। तो आप नीचे की तरफ देखो तो R1 के बाद ये जो हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट है, और T2 से जब आप T1 जा रहे हो तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो X डेटा आइटम है, सेम डेटा आइटम, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, T1 T2 अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग कर रहा है और वन ऑफ देम इज राइट, यहाँ पे तो दोनों राइट है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो दिस इज फ्रॉम T2 टू T1, है ना। ये जो मैंने एरो बनाया है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, सब हमारे सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। अब थर्ड पॉइंट में आओ, इफ द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यहाँ देखो साइकिल आ गई आपकी, सो दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टेड एजेस जब बनाओगे तो क्या होगा, ये R यहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में ही आप देखो, आप बेसिकली R यहाँ पे अगर है ना तो उसके नीचे के आपको सारे ऑपरेशंस देखना है जिससे वो एक कॉन्फ्लिक्ट बना सकता है। तो ये वाला R इस राइट से कॉन्फ्लिक्ट बनाएगा, क्यों, क्योंकि वन ऑफ देम इज राइट, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों सेम डेटा आइटम पे है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वैसे ही W ऑफ X और इस X में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो T1 से T2 की तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट है, दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनाने का, बेसिकली एक ही एज है ये, है ना। तो ये एक एज भी वही मतलब है ना, आपका डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 T2 की तरफ बस जा रहा है, पर T2 से आप कभी T1 की तरफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सो दिस इज करेक्ट।
इट डज नॉट कंटेन, आवर ग्राफ डज नॉट कंटेन अ साइकिल, ये सिर्फ यहीं पे आके एंड हो गया, यहाँ पे पूरा साइकिल बन रहा था, है ना। साइकिल आपको पता ही है क्या होता है ग्राफ में। सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो मैंने लिखा है उसका मतलब बताती हूँ आपको। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कैसे करते हैं बेसिकली, देखो जैसे आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो एरोज जो है उस पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या क्या एरो दिया हुआ है, T1 to T2, मतलब आपको इस ऑर्डर में जाना है। फिर T1 to T3 ये भी आपको दिया हुआ है, आपको ये एक और ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, एक और ऑर्डर दिया है मुझे, और तीसरा दिया हुआ है T2 to T3। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो आपका क्या एक सिंगल कोई एक शेड्यूल बन रहा है कि इनमें से कुछ भी वायलेट ना हो आपका, और वो जो शेड्यूल बनेगा ना वो आपको देगा सीरियल शेड्यूल विच इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू द गिवन शेड्यूल। ठीक है, तो इन तीनों को आप कंबाइन करो, कैसे करोगे, देखो T1 जो है वो T2 T3 दोनों के पहले होना चाहिए, तो T1 तो सबसे पहले होगा, ठीक है, पर एक और है T2 T3 के भी पहले होना चाहिए, ठीक है, तो T2 को पहले लिख दे रही हूँ, फिर T3। ये देखो ये मेरा एक शेड्यूल बना। अब आप चेक करो कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। T1 के बाद हो रहा है T2, T1 के बाद हो रहा है, एकदम सही। T1 T3, T1 के बाद हो रहा है T3, एकदम सही। T2 के बाद हो रहा है T2 के बाद हो रहा है T3, ठीक है। तो ये आपका एक गिवन शेड्यूल, ये आपका फाइनल आंसर है, दैट इज द सीरियल शेड्यूल टू विच द गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू। ये हमारा, ये किसी एक रैंडम मैंने ऐसे ग्राफ बनाया है, ये इन दोनों में से किसी शेड्यूल का नहीं है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको पूरा करना होगा, बट यहाँ मैं बस आपको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का बता रही हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोई एक मैंने रैंडम ग्राफ ले लिया था, अब इसका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करके आपने 3 पॉइंट्स लिखे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको उन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए एक सिंगल शेड्यूल बनाना है। ज़रूरी नहीं है सिंगल बने, मोर देन वन भी बन सकता है। अगर मान लो ये मेरा T2 T3 वाली चीज़ यहाँ पे नहीं रहती, लेट्स से, तो यहाँ पे मेरा एक और शेड्यूल बनता। यहाँ पे फिर मेरी दो ही कंडीशंस होती कि मुझे T1 दोनों के पहले करना है, पर T2 T3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये 2 शेड्यूल बनते। तो ज़रूरी नहीं एक सिंगल शेड्यूल बने, मोर देन वन भी बन सकते हैं। तो जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे हमारे सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होंगे। अब इसके हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे तो ये ग्राफ मेथड आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा और उससे आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हमने जो जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था शेड्यूल बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी और उसके बाद पढ़ा था शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। तो दोनों का एक एक क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू इररिकवरेबल एरर इन अ DBMS। तो इररिकवरेबल एरर का यहाँ पे वही मतलब है जो हमने पढ़ा था शेड्यूल बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी में, कि इररिकवरेबल सिस्टम कब होगा हमारा। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। अ ट्रांजैक्शन राइट्स अ डेटा आफ्टर इट इज रेड बाय अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब आप देखो कि T1 T2 है, सो अ ट्रांजैक्शन राइट्स अ डेटा आफ्टर इट इज रेड बाय एन अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। तो ये रेड के बाद रीड हो रहा है और ये चीज़ कमिट नहीं हुई है हमारी, ठीक है। आफ्टर इट इज अ ट्रांजैक्शन राइट्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रेड बाय एन अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आपको याद होगा इररिकवरेबल शेड्यूल में क्या चेक करते थे हम लोग, राइट के बाद रीड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो राइट वाला पहले कमिट होना चाहिए, रीड वाला बाद में कमिट होना चाहिए, पर यहाँ पे राइट रीड पेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा आपका रिकवरेबल होगा ही। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड, अ ट्रांजैक्शन रीड्स द डेटा आफ्टर इट इज रेड। तो यहाँ तो रीड वाली चीज़ आ गई, तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें, तो भी वो हमारा हमेशा रिकवरेबल होगा ही, ठीक है। यहाँ पे याद रखना इररिकवरेबल की बात की है इसने। थर्ड ऑप्शन, अ ट्रांजैक्शन रीड द डेटा आफ्टर इट इज रिटर्न बाय एन कमिटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रीड द डेटा, ओके, बाद में रीड कर रहा है, आफ्टर इट इज रिटर्न, हाँ ये रिटर्न हुआ, इसके बाद ये कमिट हुआ, अब उसके बाद रीड हो रहा है। तो ये वाली चीज़ तो चलेगी हमें, क्योंकि देखो राइट के बाद रीड हो रहा है, पर जो राइट हुआ है वो पहले ही कमिट हो जा रहा है। तो ये तो बेसिकली आपका स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो गया ना। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल है तो ऑब्वियसली रिकवरेबल होगा ही। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इररिकवरेबल की बात की थी, ठीक है। कंफ्यूजिंग रहेंगे आपके गेट के क्वेश्चंस के ऑप्शन, आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज़। लास्ट ऑप्शन है, अ ट्रांजैक्शन रीड्स द डेटा आफ्टर इट इज रिटर्न बाय एन अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। ये बिल्कुल सही है।
और यहाँ पे देखो मे लीड लिखा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला पहले कमिट हो जाए, ये बाद में कमिट हो जाए, तो हमारा रिकवरेबल होगा सिस्टम। बट सिर्फ इतना देख के आप बोल सकते हो कि हाँ ये जा सकता है एक इररिकवरेबल स्टेट पे। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी 3 ऑप्शन में किसी भी हाल में वो इररिकवरेबल स्टेट में नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने लास्ट वाला ऑप्शन टिक किया। ओके अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। आपको 3 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे D1 D2 D3 जो दिया हुआ है आपको, ये तीनों डेटा आइटम्स है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपको 3 शेड्यूल्स दिए हुए हैं और आखिरी में बोल रहा है नॉट सीरियलाइजेबल। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो क्या करना होगा, हम ग्राफ मेथड करेंगे। T1 T2 T3 हमारे 3 ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसका ग्राफ बनाएंगे हम। अब आप चेक करोगे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कहाँ आ रहा है ना। तो अब यहाँ देखो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे आ रहा है। D3 है, रीड ऑफ D3, ये देखो यहाँ पे राइट ऑफ D3 मिला मुझे, ये दिख रहा है राइट ऑफ D3। तो ये एक हो गया T2 टू T3, है ना, ये एक हो गया। अब रीड ऑफ D2 में यहाँ भी मिल रहा है मुझे राइट ऑफ D2, ये भी एक हो गया। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे दोबारा ग्राफ एज नहीं बनाऊंगी, अब कोई और चेक करती हूँ मैं। अब आप देखो यहाँ पे राइट कर रहा है क्या ये, हाँ ये देखो हाँ T2 जो है ये D2 को राइट कर रहा है। अब ये T1 भी बाद में, देखो टाइम है ना यहाँ ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको टाइम के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन अगर आपको मिले तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखो ये T2 जो है ये D2 को राइट कर रहा है, यहाँ पे T1 D2 को राइट कर रहा है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो T2 से T1 ये भी एक आ गया एज आपका। अब आप कोई और एज देखो, ठीक है। ये देखो R जो है ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा जब आप राइट ऑफ D1 कर रहे हो और ये रीड ऑफ D1 कर रहा है, तो वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, बोथ वर्क ऑन द सेम डेटा आइटम और बोथ आर डिफरेंट ट्रांजैक्शन। तो ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हुआ। तो T1 से T2 वापस मैं जाऊंगी। अब आप देखो जैसे ही आपको अगर आपके ग्राफ में साइकिल मिल गई तो आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक कॉन्फ्लिक्ट चेक करो, वो तब करोगे जब आपको साइकिल मिल ही नहीं रही है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, मुझे T1 T2 के यहाँ पे साइकिल मिल जा रही है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ दिस इज़ नॉट सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे निकालते हो। आप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे अगर आपको सेम डेटा आइटम मिला और अलग अलग ट्रांजैक्शन मिला, और तीसरी चीज़ कोई रीड, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन राइट हुआ या दोनों ऑपरेशन राइट हुआ, तो वो होता है कॉन्फ्लिक्टिंग। जैसे ही आपको कॉन्फ्लिक्टिंग मिला और जिस तरफ लाइक मैं T2 से T3 नीचे की तरफ जा रही हूँ, तो एरो हमेशा T2 से T3 बनाऊंगी। मैं T2 से T3 बनाया था मैंने, ठीक है। मुझे यहाँ पे दोनों तरफ से एरो मिल गया, तो मेरा यहाँ पे साइकिल बन गया, ठीक है। ये ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आगे वो देखते हैं। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे, शेड्यूल्स बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। मैं जो स्टार्टिंग में मैंने फ्लो चार्ट बताया था मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तो टॉपिक्स थोड़े एक जैसे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो, पर आप उस फ्लो चार्ट से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, मैं उसी सीरियल में पढ़ाऊँगी आपको। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ अ सीरियल शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। बेसिकली शेड्यूल क्या होता है, n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को आप अरेंज करते हो इन अ वे कि कोई भी ट्रांजैक्शन न छूटे आपका, और दूसरी चीज़ कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका सीक्वेंस सेम रहे अपने ट्रांजैक्शन में भी और शेड्यूल में भी, ठीक है। सो सीरियल शेड्यूल एक स्पेशल टर्म था जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो सीरियल शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट सीरियल शेड्यूल्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड आर नॉट इंटरलीव्ड। इसका ये मतलब है कि नो ट्रांजैक्शन स्टार्ट रनिंग अंटिल अ करेंटली रनिंग ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड। बेसिकली आपको पता है कोई भी एक चीज़ सीरियल और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है। सीरियल मतलब 1 by 1, तो एक ट्रांजैक्शन अगर खत्म हुआ तो ही दूसरा ट्रांजैक्शन होगा। जैसे लाइक T1 है और T2 है, तो यहाँ पे कुछ हुआ रीड ऑफ एक्स राइट ऑफ एक्स, ये कमिट हुआ, इसके बाद ही रीड ऑफ एक्स राइट ऑफ एक्स और ये कमिट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सीरियल शेड्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सीरियल शेड्यूल के अंदर
सॉरी शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर दो टॉपिक आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सब प्रैक्टिस करेंगे हम, बट पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट? इफ ऑर्डर ऑफ एवरी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन इज सेम इन बोथ द शेड्यूल इट इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। इसका ये मतलब है कि आपको 2 शेड्यूल्स या उससे ज़्यादा शेड्यूल्स दिए हैं, से आपको 4 या 5 शेड्यूल्स दिए हुए, अगर कोई भी 2 शेड्यूल्स ऐसे हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन का ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन इज सेम, तो वो दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि दोनों में सेम टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मे भी मैं पहले बता चुकी हूँ, पर एक बार फिर से समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट के 3 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन, सेम डेटा सेट पे, डेटा आइटम पे होना चाहिए वो। सेकेंड, डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे बिलोंग करना चाहिए, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। एंड थर्ड इज वन ऑफ देम इज राइट। तो अभी अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे और अगर आपको उसमें ऑर्डर ऑफ एवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का ऑर्डर अगर आपको सेम मिला 2 या उससे ज़्यादा शेड्यूल्स में, तो वो सारे के सारे शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ एवरी स्वैपिंग ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीरियल शेड्यूल। इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर आपके शेड्यूल में नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जो भी हैं, मतलब ये वाले कंडीशंस के अलावा जो भी आपके पास ऑपरेशन है, अगर आप उनकी स्वैपिंग या उनका अरेंजमेंट ऐसे तरीके से करें कि वो एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसका ये मतलब है कि से आपके पास T1 T2 है और उसमें कोई भी ऑपरेशंस है, अब और यहाँ पे फिर मैं रीड ऑफ y कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है एक, है ना। ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट कहला रहा है? क्योंकि देखो T1 और T2 दोनों x पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक राइट ऑपरेशन है और दोनों एक्चुअली में अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो ये एक हमारा हो गया कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे यहाँ पे ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पर अगर आप इसका रीअरेंजमेंट करोगे, अगर आप इसके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करोगे, तो आप देखोगे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालने का और कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट निकालने का क्या मेथड है। बहुत ही इजी मेथड है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इसी मेथड से बनाएंगे हम। ये होता है ग्राफ बेस्ड मेथड टू चेक कि हमारा जो गिवन सीरियल है वो एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हो आप? सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द शेड्यूल। आपके शेड्यूल में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ नोड्स बनाओगे आप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्टेड एजेस। आपको डायरेक्टेड एजेस बनानी है विच रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो 2 ट्रांजैक्शन के बीच में जो भी आपका कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा, अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टेड एजेस से, ठीक है। और फाइनली थर्ड पॉइंट है, इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल इट इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर ग्राफ में आपकी साइकिल आ गई, चूंकि एक डायरेक्टेड एजेस का ग्राफ है तो साइकिल आ सकती है बिल्कुल, अगर आ गई तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। एल्स इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग गिव्स द सीरियल शेड्यूल टू विच द गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू। तो देखो आपका जो शेड्यूल होगा वो एक सीरियल शेड्यूल नहीं होगा, है ना। आपका एक शेड्यूल नॉर्मल टाइप का शेड्यूल होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियल हो, पर वो आपने लास्ट टाइम पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है कि अगर आप उसके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करोगे तो एक सीरियल शेड्यूल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब आप टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग करोगे तो आपको एक सीरियल शेड्यूल मिलेगा जो आपके गिवन शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप एक बार एग्जाम्पल से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमको 2 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, अब आप यहाँ पे कैसे करोगे? सबसे पहला पॉइंट देखो, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस है हमारे पास, तो 2 नोड्स आएंगे, T1 एक नोड हो गया, T2 एक नोड हो गया,
ओके, सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टेड एजेस रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। अब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस चेक करना है, तो वो जो 3 कंडीशंस थी आपको याद है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या, सेम डेटा आइटम। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों सेम डेटा आइटम पे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन के बीच, हाँ ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। अब रीड या राइट, ये देखो ये भी है, वन ऑफ देम इज राइट ऑपरेशन, दोनों सेम डेटा आइटम पे ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन T1 से T2 की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको ये एरो जो मैंने बनाया है, दिस इज फ्रॉम T1 टू T2। तो आप ग्राफ में T1 से T2 की तरफ एक एरो बनाओगे, ठीक है। और हमेशा आप ऐसे एग्जीक्यूट करते हो, लाइक दिस इज, आप मान सकते हो कि लाइक नंबरिंग ही है 1 2 3, तो आप कभी भी इसी डायरेक्शन में जाओगे, आप कभी इस डायरेक्शन में नहीं जाओगे। तो आप नीचे की तरफ देखो तो R1 के बाद ये जो हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट है, और T2 से जब आप T1 जा रहे हो तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो X डेटा आइटम है, सेम डेटा आइटम, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, T1 T2 अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग कर रहा है और वन ऑफ देम इज राइट, यहाँ पे तो दोनों राइट है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो दिस इज फ्रॉम T2 टू T1, है ना। ये जो मैंने एरो बनाया है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, सब हमारे सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। अब थर्ड पॉइंट में आओ, इफ द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यहाँ देखो साइकिल आ गई आपकी, सो दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टेड एजेस जब बनाओगे तो क्या होगा, ये R यहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में ही आप देखो, आप बेसिकली R यहाँ पे अगर है ना तो उसके नीचे के आपको सारे ऑपरेशंस देखना है जिससे वो एक कॉन्फ्लिक्ट बना सकता है। तो ये वाला R इस राइट से कॉन्फ्लिक्ट बनाएगा, क्यों, क्योंकि वन ऑफ देम इज राइट, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों सेम डेटा आइटम पे है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वैसे ही W ऑफ X और इस X में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो T1 से T2 की तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट है, दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनाने का, बेसिकली एक ही एज है ये, है ना। तो ये एक एज भी वही मतलब है ना, आपका डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 T2 की तरफ बस जा रहा है, पर T2 से आप कभी T1 की तरफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सो दिस इज करेक्ट। इट डज नॉट कंटेन, आवर ग्राफ डज नॉट कंटेन अ साइकिल, ये सिर्फ यहीं पे आके एंड हो गया, यहाँ पे पूरा साइकिल बन रहा था, है ना। साइकिल आपको पता ही है क्या होता है ग्राफ में, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो मैंने लिखा है उसका मतलब बताती हूँ आपको। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, बेसिकली देखो, जैसे आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो एरोज जो है उस पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या क्या एरो दिया हुआ है, T1 टू T2, मतलब आपको इस ऑर्डर में जाना है। फिर T1 टू T3, ये भी आपको दिया हुआ है, आपको ये एक और ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, एक और ऑर्डर दिया है मुझे, और तीसरा दिया हुआ है T2 टू T3। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो आपका क्या एक सिंगल कोई एक शेड्यूल बन रहा है कि इनमें से कुछ भी वायलेट ना हो आपका, और वो जो शेड्यूल बनेगा ना वो आपको देगा सीरियल शेड्यूल विच इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू द गिवन शेड्यूल, ठीक है। तो इन तीनों को आप कंबाइन करो, कैसे करोगे, देखो T1 जो है वो T2 T3 दोनों के पहले होना चाहिए, तो T1 तो सबसे पहले होगा, ठीक है। पर एक और है, T2 T3 के भी पहले होना चाहिए, ठीक है, T2 को पहले लिख दे रही हूँ, फिर T3। ये देखो ये मेरा एक शेड्यूल बना। अब आप चेक, तो अब मैंने आपको बोला था कि और भी हम कंडीशंस देखेंगे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3 वे, तो और भी और भी है जिससे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ब्लाइंड राइट। तो नाम से बहुत ही क्लियर चीज़ है, ब्लाइंड राइट मतलब ब्लाइंडली राइट करना किस चीज़ को, डेटा सेट को ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रांजैक्शन T2 और T3 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग अपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद कहीं रीड नहीं कर रहे हैं डेटा, वो डायरेक्टली के डायरेक्टली राइट कर रहे हैं। देखो T2 भी राइट कर रहा है और ये भी कर रहा है, इसके पहले कहीं भी उसने रीड नहीं किया X को, रीड ऑफ X नहीं है उसमें प्रेजेंट, है ना, इसने भी कभी नहीं किया। पर ये जो T1 है ये पहले रीड कर रहा है फिर ये राइट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ ब्लाइंड राइट, बट ये जो दोनों हैं ये ब्लाइंड राइट्स है, ठीक है। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिना रीड किए डायरेक्टली डेटा को राइट कर रहा है तो वो है ब्लाइंड राइट। कहीं भी अगर यहाँ कहीं भी अगर वो r(x) लिख देता तो वो रीड करके फिर राइट कर रहा है तो वो नहीं होता ब्लाइंड राइट, बट ये दोनों ब्लाइंड राइट है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए डायरेक्ट आप 3 कंडीशन चेक करने जाओगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उससे पहले ये 2 कंडीशंस भी आप कर सकते हो चेक। सबसे पहला है अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करो। अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो कन्फर्म व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा ही, पर अगर इसका वाइस वर्सा बिल्कुल ट्रू नहीं है, जैसे मान लो हमको एक शेड्यूल दिया हुआ है, आपने चेक किया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो व्यू भी है, और कॉन्फ्लिक्ट चेक करना इजी है एज कम्पेयर टू व्यू, तो आप पहले वो चेक कर लेना। पर अगर मान लो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं आया आपका, तो व्यू सीरियलाइजेबल भी वो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। तो इफ़ येस देन व्यू सीरियलाइजेबल, नो का मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, नो के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो येस है तो व्यू सीरियलाइजेबल है, ये ध्यान रखो। उसके बाद होता है ब्लाइंड राइट, ठीक है। ब्लाइंड राइट का ये है, अगर ब्लाइंड राइट नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो ब्लाइंड राइट देन इट इज़ नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। आपके पूरे जो भी आपको शेड्यूल दिया हुआ है इसमें एक ना एक ब्लाइंड राइट प्रेजेंट होना चाहिए उसको व्यू सीरियलाइजेबल बनाने के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ब्लाइंड राइट हुआ तो व्यू सीरियलाइजेबल हो। अगेन जैसे यहाँ पे था, मैंने यस के लिए तो बोला था पर नो के लिए कुछ। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 2014 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पर आपको 2 चीज़ें पूछ रही है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का भी कॉन्सेप्ट है और रिकवरेबल का भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको एक सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हो नंबरिंग जो है वो 1 से लेके 4 तक गई है, तो आई गेस इसमें 4 ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ बनाऊँगी 4 का, T1 T2 T3 एंड T4। अब आप देख लो शेड्यूल में कैसे कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है R2 ऑफ X, सो सेकेंड वाले में R ऑफ X आएगा। उसके बाद दिया W3 ऑफ Y, देन कमिट, ठीक है, ये कमिट हो गया। अब C3 मतलब कमिट ऑफ 3, W1 ऑफ X, सो ये यहाँ पे आ गया C1, सो ये कमिट हो गया। W2 ऑफ Y यहाँ पे आ गया R2 ऑफ Z, ओके, C2 कमिट हो गया। और उसके बाद हाँ R4 ऑफ X, R4 ऑफ X, R4 ऑफ Y एंड देन C4। तो आप पहले तो रिकवरेबल वाली चीज़ देख लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन राइट करने के बाद कमिट कर ले रहा है, ये रीड कर रहा है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ रीड कर रहा है, तो ये कमिट करे ना करे डजेंट मैटर, पर बाकी जो जो राइट कर रहे हैं सब के सब कमिट कर रहे हैं, ये तो बिना राइट किए कमिट कर ले रहा है। तो रिकवरी मतलब ये जो पूरा शेड्यूल है स्ट्रिक्ट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी राइट रीड पेयर नहीं देख सकते जिसके लिए ये पहले कमिट हो रहा होगा और ये बाद में हो रहा होगा, है ना, जो अपना रिकवरेबल का कंडीशन था। अब यहाँ पे देख लो किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है देखो, पर ये राइट है, सॉरी राइट रीड का कोई है ही नहीं, तो मैं चेक नहीं करूँगी, तो रिकवरेबल तो होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए मेरे। अब मैं आती हूँ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पे। तो यहाँ पे 4 आपको दिया हुआ है, तो आपको 4 का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो एकदम ध्यान से करना होगा हमें, वेरिएबल्स का ध्यान रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे हम, ठीक है। अब आपको मेरे को ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, T2 से T1 है ना, ये देखो कॉन्फ्लिक्ट है, तो T2 से T1 कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है T3 से T2, एक कॉन्फ्लिक्ट है T3 से T2, और एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट है W से ये और यहाँ से ये, है ना, T1 से T4 और T2 से T4, T1 से T4 और T2 से T4, ठीक है। और कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है क्या? हाँ, T3 से T4 भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और आई थिंक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा यहाँ पे, T1 T3 के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, T2 T4 हो गया, T3 T4 सब हो गया आई थिंक, है ना। तो अब आप इसका शेड्यूल बनाओगे। यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो कि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, पर फिर भी एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, उससे आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो T2 से T1, ठीक है, ये एक बना दिया मैंने। फिर एक बनाऊंगी मैं T1 से T4, T2 से T4, T3 से T4, मतलब सारे के सारे ये बोल रहे हैं कि T4 मेरे बाद ही होना चाहिए, T3 भी बोल रहा है T4 मेरे, तो T4 तो हमारे फाइनल आंसर में
लास्ट में ही आएगा T4, ठीक है। और कोई है क्या, T3 से T2 ये रह गया मेरा, T3 से T2। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे एज मैंने ले लिए, ठीक है। T4 मेरा सबसे आखिरी आ रहा है, और जो T3 है उसके बाद T2 आना चाहिए, और T2 के बाद T1 आना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारा एक सॉर्टिंग होगा, इसके अलावा नहीं होगा कोई और सॉर्टिंग, क्योंकि आप देखो हमने हर कंडीशन सेटिस्फाई करके हमारा एक ही पॉसिबल आ रहा है। तो ये हमारा शेड्यूल आ गया, तो ये नॉट सीरियलाइजेबल वाला ऑप्शन भी कट गया। सो दिस इज आवर आंसर, एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एज वेल एज रिकवरेबल। तो अब हम बात करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की। मैंने आपको बताया था शेड्यूल्स जो है वो दो तरीके से बन सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम दोनों के मिला के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 3 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, T1 T2 T3, ठीक है, और आपको व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी है। तो मैं डायरेक्ट इसका डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखवा रही, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन सेम है, जो उसमें थे कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ जहाँ आप कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ किए थे वहाँ वहाँ व्यू वर्ड यूज़ करोगे। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट वही होता है, सीरियलाइजेबल सब वही होता है, बस इसका मेथड अलग है। तो हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट का काफ़ी ईजी था, व्यू का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़े शॉर्टकट्स देखेंगे, और फिर एक क्वेश्चन से हम पूरा पता लगा देंगे कि कैसा होता है ये। तो सबसे पहला होता है इनिशियल रीड, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप है मेरा इनिशियल रीड। नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब है इनिशियली कौन रीड कर रहा है। तो इनिशियल रीड में आप सबसे पहले क्या करते हो, आपके पास जो जो वेरिएबल्स है, जो डेटा आइटम्स है, आप उसका नाम लिखोगे। यहाँ पे देखो A है, B है और C है, और कुछ है नहीं है, तो मैं लिख दी A B C। अब देखो A B और C को कौन कौन रीड कर रहा है, इनिशियली कौन रीड कर रहा है। इनिशियल रीड का मतलब होता है कि डेटाबेस से उठा के कौन रीड कर रहा है। तो ये देखो T2 जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है बाय रीडिंग वेरिएबल A एंड वेरिएबल B एज वेल। तो ये जो है T2, यहाँ मैं ट्रांजैक्शन का नाम लिख रही हूँ, ये मेरे वेरिएबल्स थे, ये मेरा ट्रांजैक्शन है। और रीड ऑफ C, हाँ ये देखो रीड ऑफ C हो रहा है, पर ये रीड ऑफ C कहाँ से हो रहा है पता है, ये T2 के बाद हो रहा है ये रीड ऑफ C। मतलब T2 ने जब राइट कर लिया C को, तो ये उसकी वैल्यू देख रहा है, ना कि डेटाबेस की। मुझे इनिशियल रीड से ओनली फ्रॉम डेटाबेस चाहिए, मुझे सिर्फ डेटाबेस से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो डेटाबेस से सिर्फ यही दो हो रहे, ज़रूरी नहीं है कि हर वेरिएबल हो। C जैसे नहीं हो रहा कहीं डेटाबेस से रीड, तो उसको रहने दो, ठीक है। अब मैं लिखूंगी कि इसके अलावा कोई और रीड कर रहा है क्या, इसके अलावा और कोई कुछ रीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बट लेट्स से यहाँ पे मान लो कि मेरा ये T1 भी यहाँ पे R ऑफ A करता, ठीक है, R ऑफ A करता, ठीक है, पर ये जो R ऑफ A है ये T2 के बाद हो रहा है ना। तो ये ऐसा हुआ, तो इस समय आप करोगे, तो आप इसको ऐसे लिखते कि मतलब इनिशियली तो ये दोनों कर रहे हैं, मतलब इनिशियली तो T2 रीड कर रहा है A को, पर बाद में ये जो T1 है ये भी डेटाबेस से रीड कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे लिखते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पे ये नहीं आएगा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। मैं बस एग्जांपल लेके समझा रही थी, आगे के क्वेश्चन में होगा ऐसा तो और क्लियर होगा आपको। बस आप यहाँ पे इनिशियली डेटाबेस से जो रीड कर रहा है, आप वेरिएबल्स के सामने उसका नाम लिख रहे हो। अगर कोई और होता तो मैं ये लाइन के यहाँ लिखती उसको। सेकेंड है फाइनल राइट। फाइनल राइट आपको नाम से समझ में आ रहा है, फाइनली डेटाबेस में जो जो ट्रांजैक्शंस राइट कर रहे हैं आप उसके बारे में लिखोगे। तो फाइनल राइट में फिर वेरिएबल्स का नाम लिखो। अब आप देखो फाइनली कौन कौन डेटाबेस में राइट कर रहा है। बी को तो फाइनली ये कर रहा है T3, ठीक है, और बी को सी को भी T3 फाइनली राइट कर रहा है, और ए को फाइनली राइट कर रहा है T1, ए को T1। फाइनल राइट का मतलब ये है कि एक बार अगर ये हो गया, इसके नीचे कहीं भी और राइट ऑफ ए ऑपरेशन नहीं आना चाहिए। तो आप नीचे से चेक कर सकते हो, देखो जैसे WB, इसके नीचे कोई भी और WB नहीं आया ना, तो ये फाइनल राइट है मेरा। वैसे ये WC, सॉरी ये वाला WC, इस WC के नीचे और कोई WC नहीं आया तो ये मेरा फाइनल है। वैसे ये WA, इस WA के नीचे कोई और WA नहीं आया तो दिस इज माई फाइनल, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने। अब सेम जैसे यहाँ किए थे आप यहाँ पे करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, T1 T3, हाँ। अब यहाँ पे क्या करोगे आप कि और कौन कौन राइट कर रहा है आपके डेटा को, ठीक है। अब देखो ये जो WB है ये T3 ने फाइनली राइट किया, पर इसके पहले
T2 और T1 दोनों कर रहे थे उसको राइट, ठीक है। तो आप, और ये किसको कर रहे थे, B को, तो B के सामने लिख दो T1 T2। ये मैं कैसे लिख रही हूँ, फाइनली इसने राइट किया पर ये दोनों ने भी उसको राइट किया था, इसलिए मैं लिख रही हूँ। वैसे आप WC का देखोगे तो इसने भी WC को राइट किया है, T2 ने तो यहाँ पे C है ना, C पे यहाँ पे T2 भी आएगा, ठीक है। पर आप जब A का चेक करोगे तो A को सिर्फ यही राइट कर रहा है और ये फाइनल राइट भी है हमारा, और कोई राइट ऑपरेशन है ही नहीं A पे, तो A ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप फाइनल राइट करते हो तो दिस इज द फाइनल, मतलब मैंने आपको ये वाला पार्ट कैसे निकालने बोला कि सबसे आखिरी में जो हो रहा है वो ये वाला पार्ट है। तो हमेशा फाइनल राइट का जो भी ऑपरेशन होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएगा, आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है। डायरेक्शन कैसे ध्यान रखोगे कि आखिरी ऑपरेशंस तो ये हो रहे हैं ना मेरे, तो हमेशा वो इधर से इधर जाएगा। तो इससे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। देखो ये 2 था ना, तो T1 to T3 इससे लिखोगे आप, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप A का कुछ नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे आप T2 to T3, ठीक है। ये इस वाले से लिखा मैंने, और इस वाले से फिर से वही आएगा T2 to T3, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा इससे आ गया, ये 3 मेरे सीक्वेंस आ गए। अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे अगर T1 होता ना, तब आपका एरो इस साइड होता। मैं इसलिए बोल रही हूँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार इधर होता है एक बार इधर होता है, दोनों का मतलब इसलिए अलग अलग है क्योंकि ये इनिशियल रीड है, ये आपका सबसे पहले रीड हो रहा है, तो कोई भी ऑपरेशन उसके बाद होगा, और फाइनल राइट में कोई भी ऑपरेशन होगा उसके बाद फाइनल राइट होगा, इसलिए ऐसे एरोज है इसके, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए रहने देते हैं, पर ये एरो का आपको ध्यान होना चाहिए, ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ T1 होता तो मैं लिखती T2 to T1, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं है मेरा, आगे के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड फाइनल स्टेप है रीड राइट पेयर, सॉरी राइट रीड पेयर। यहाँ पे आप देखो राइट और रीड पेयर आपको एक ही किसी भी वेरिएबल का मिल रहा है क्या। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जैसे देखा था ना हमने, राइट से रीड की तरफ जाता है एक ही वेरिएबल पे, वो देखना है हमको। तो देखो यहाँ पे आपको राइट रीड पेयर मिलेगा क्या, राइट के बाद रीड ना, ये देखो ये उल्टा है, राइट के बाद रीड, ओके, राइट के बाद रीड, ये मैंने एरो बना के रखा हुआ है, दिस इज राइट रीड पेयर, ठीक है। कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बस ऊपर से नीचे होना चाहिए, ऐसा जाएगा ये, इधर से इधर है ना, ठीक है। तो ये है T2 से T1 की तरफ, T2 से T1 की तरफ, ठीक है। और कोई राइट रीड पेयर है क्या, राइट के बाद रीड, ये एक बार राइट हो गया उसके बाद कुछ रीड नहीं हो रहा है, राइट के बाद रीड नहीं, कोई भी और नहीं है, ठीक है। तो एक हमारा ये आ गया। तो अब हमारे पूरे यहाँ से तो हमको कुछ भी नहीं मिला, पर यहाँ से हमको ये 3 मिला और यहाँ से 1 मिला। अब अगर आप इन सबको कंबाइन करके एक सीक्वेंस बना पा रहे हो तो आपका जो शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल है। तो आप देखो T1 T2 T3, ठीक है, क्या मैं इसको कंबाइन करके यहाँ मैं फिल कर सकती हूँ सच दैट मेरा शेड्यूल बने। देखते, T2 के बाद T1 आना चाहिए, ठीक है, और T3 जो है वो T2 के बाद आना चाहिए, अच्छा मतलब T2 सबसे पहले आना चाहिए मेरा, और T1 के बाद T3 आना चाहिए। देखो मैंने ये शेड्यूल बनाया, क्या इससे सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। T2 के बाद आ रहा है T1, T2 के बाद आ रहा है T3, T2 के बाद T3, हाँ, और T1 के बाद T3, T1 के बाद T3, ये तीनों का तीनों सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो एक व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल के लिए आपको ये तीनों चीज़ें चेक करनी होती हैं। इसके क्वेश्चंस हम आगे और देखेंगे, और 3 शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, वो उससे आप चेक कर सकते हो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कैसी है। तो अब मैंने आपको बोला था कि और भी हम कंडीशंस देखेंगे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3 वे, तो और भी और भी है जिससे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ब्लाइंड राइट। तो नाम से बहुत ही क्लियर चीज़ है, ब्लाइंड राइट मतलब ब्लाइंडली राइट करना, किस चीज़ को, डेटा सेट को ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रांजैक्शन T2 और T3 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग अपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद कहीं रीड नहीं कर रहे हैं डेटा, वो डायरेक्टली के डायरेक्टली राइट कर रहे हैं। देखो T2 भी राइट कर रहा है और ये भी कर रहा है, इसके पहले कहीं भी उसने रीड नहीं किया x को, रीड ऑफ x नहीं है उसमें प्रेजेंट, है ना, इसने भी कभी नहीं किया। पर ये जो T1 है ये पहले रीड कर रहा है फिर ये राइट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ ब्लाइंड राइट, बट ये जो दोनों हैं ये ब्लाइंड राइट्स है, ठीक है। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिना रीड किए डायरेक्टली डेटा को राइट कर रहा है तो वो है ब्लाइंड राइट।
कहीं भी अगर यहाँ कहीं भी अगर वो आर ऑफ एक्स लिख देता तो वो रीड करके फिर राइट कर रहा है, तो वो नहीं होता ब्लाइंड राइट, बट ये दोनों ब्लाइंड राइट है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए डायरेक्ट आप 3 कंडीशन चेक करने जाओगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उससे पहले ये 2 कंडीशंस भी आप कर सकते हो चेक। सबसे पहला है, अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करो। अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो कन्फर्म व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा ही, पर अगर इसका वाइस वर्सा बिल्कुल ट्रू नहीं है, जैसे मान लो हमको एक शेड्यूल दिया हुआ है, आपने चेक किया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो व्यू भी है, और कॉन्फ्लिक्ट चेक करना इजी है एज कम्पेयर टू व्यू, तो आप पहले वो चेक कर लेना। पर अगर मान लो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं आया आपका, तो व्यू सीरियलाइजेबल भी वो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। तो इफ़ येस देन व्यू सीरियलाइजेबल, नो का मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, नो के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो येस है तो व्यू सीरियलाइजेबल है, ये ध्यान रखो। उसके बाद होता है ब्लाइंड राइट, ठीक है। ब्लाइंड राइट का ये है, अगर ब्लाइंड राइट नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो ब्लाइंड राइट देन इट इज़ नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। आपके पूरे जो भी आपको शेड्यूल दिया हुआ है इसमें एक ना एक ब्लाइंड राइट प्रेजेंट होना चाहिए उसको व्यू सीरियलाइजेबल बनाने के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ब्लाइंड राइट हुआ तो व्यू सीरियलाइजेबल हो। अगेन जैसे यहाँ पे था, मैंने यस के लिए तो बोला था पर नो के लिए कुछ नहीं बोला, यहाँ पे भी मैं नो के लिए बोल रही हूँ, यस के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, यस के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कि इन दोनों से भी आपको समझ नहीं आया, मान लो कि आपको मिला कि आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है शेड्यूल, ठीक है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते, और यहाँ पे आपको ब्लाइंड राइट मिल गया तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते, तब आप वो 3 कंडीशंस चेक करोगे। कौन सी 3 कंडीशंस? इनिशियल रीड, फाइनल राइट एंड राइट रीड पेयर। तो आप ये तीनों चेक करोगे और फिर उससे बताओगे कि वो है कि नहीं। डायरेक्टली भी आप ये कर सकते हो, बट ये दोनों मेथड शॉर्टर हैं, कभी कभी देख के भी पता चल जाता है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें आपको व्यू सीरियलाइजेबिलिटी पूछा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली 3 कंडीशन पे जाने से पहले फर्स्ट और सेकंड वाला जो मैंने पिछले बार बताया वो करती हूँ पहले। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल देखो आप, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप डायरेक्टली देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं। इसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है क्या? यहाँ है एक है, पर ये उल्टा कभी नहीं जाएगा, वैसे ही यहाँ एक है और यहाँ एक है ना। तो ये देखो T1 से T3 में साइकिल बनेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, राइट, ये एक साइकिल बनेगा T1 से T3, ठीक है। तो ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, तो अगर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। किसके बारे में? व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चीज़ जो थी हमारी ब्लाइंड राइट, ठीक है। क्या इसमें ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है? हाँ, T2 जो है ये ब्लाइंडली राइट कर रहा है किसको? A को, इसने कभी रीड नहीं किया पर ये डायरेक्टली राइट कर रहा है, तो ब्लाइंड राइट भी प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो मैं बोलती नहीं है, पर चूंकि आ गया है तो एटलीस्ट, मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि अगर व्यू सीरियलाइजेबल है तो एटलीस्ट 1 ब्लाइंड राइट होगा, है ना। तो यहाँ पे 1 ब्लाइंड राइट है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते, तो आपको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन में आते हैं अब, और एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, इनिशियल रीड, है ना। तो अब देखो इनिशियली A सिर्फ A ही है यहाँ पे, तो A को इनिशियली कौन रीड कर रहा है? T1 रीड कर रहा है, और उसके अलावा T3 भी इसको रीड कर रहा है, पर T3 जो रीड कर रहा है ये WA से आया है, तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखूंगी, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। फाइनल राइट में आते हैं अब, फाइनल राइट कौन कर रहा है? A को ये कर रहा है T3, ठीक है। T3 फाइनली राइट कर रहा है A को, पर T3 के पहले T1 ने भी फाइनल राइट किया है और T2 ने भी फाइनल राइट किया है, ठीक है। तो T2 और T1 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल राइट का डायरेक्शन क्या था? इधर से इधर। फाइनली T3 करेगा तो इन दोनों को उसके पहले आना होगा। फाइनल थर्ड चेक करते हैं। थर्ड इज राइट रीड पेयर। तो राइट रीड पेयर देखो आप, क्या आपको कोई राइट रीड पेयर मिल रहा है? हाँ, मुझे ये मिल रहा है, T2 T3। और कोई पेयर मिल रहा है राइट रीड आपको? नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 T3 में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो T2 के जस्ट तुरंत बाद T3 हमारा वो कर रहा है, राइट कर रहा है। तो याद रखना, अगर कभी भी आपके राइट रीड पेयर में ऐसा आए जो डायरेक्टली ऐसा कर रहा होगा,
तो आप इनके बीच में कभी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं ला सकते। क्यों? देखो मैंने यहाँ इनिशियल रीड में पहले लिखा था T3, पर मैंने क्यों हटाया? क्योंकि T3 क्या कर रहा है, ये वैल्यू को रीड कर रहा है ना। तो आप कभी भी इस चीज़ को, इसका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि T2 जैसे ही राइट करेगा T3 वही वैल्यू को रीड कर रहा है, तो इसका सीक्वेंस कभी चेंज नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स से T3 के कहीं नीचे में आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, हो सकता है वो कहीं और से वैल्यू रीड राइट कर रहा हो, डजेंट मैटर। पर यहाँ पे ये राइट के तुरंत बाद है रीड, ठीक है, ये रीड इस राइट पे डिपेंडेंट है, तो इन दोनों के बीच में आप कहीं नहीं ला सकते। अगर मैं यहाँ पे मान लो बीच में T1 ले आती और T1 WA कर रहा होता, तो ये T3 इसका डेटा रीड कर लेता, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनाते टाइम, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी और नहीं आएगा। तो अब एक बार फाइनल शेड्यूल बना के देखते हैं बन रहा है क्या। इन दोनों से क्या लग रहा है आपको? T1 के बाद आएगा T3 और T2 के भी बाद आएगा T3, और इससे भी यही मिल रहा है आपको। और मैंने ये भी देखा कि T2 और T3 के बीच में कुछ और नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शेड्यूल बनेगा ये। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ नहीं होती तो यहाँ पे दो शेड्यूल बनते, हम T1 T2 का कोई सीक्वेंस नहीं पता होता हमें, पर यहाँ पे वो क्लियर कट बोल रहा है कि T2 और T3 के बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से डेटा रीड कर रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, व्यू सीरियलाइजेबल है ये, और शेड्यूल क्या आ रहा है आपका? T1 T2 T3। तो अभी हमने देखा शेड्यूल्स बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। तो अब हमने दो टाइप का पढ़ा, व्यू और कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी हम थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इन दोनों का अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये 2014 का क्वेश्चन है, इसमें आपको दो शेड्यूल्स दिए हुए हैं S1 एंड S2, और पूछा है विच ऑफ दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो सिंपल है, जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले S1 के लिए करते हैं। चलो, तो S1 के लिए जब आप करोगे तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है R1 R3 और R2। तो मेरे हिसाब से है 3 ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पे, तो 3 के लिए बनाते हैं हम। अगर कोई और लगेगा तो हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले है R1 ऑफ X, R ऑफ X यहाँ आ गया। उसके बाद है R3 ऑफ Y, उसके बाद है R3 ऑफ X, R2 ऑफ Y। अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया क्योंकि सारे रीड ऑपरेशंस हैं, है ना। ओके सॉरी, R2 ऑफ Z है ये, दिस इज R2 ऑफ Z। देन W3 ऑफ Y, हाँ यहाँ पे आएगा कॉन्फ्लिक्ट। W3 ऑफ Z, यहाँ पे भी आएगा कॉन्फ्लिक्ट। R1 ऑफ Z, देन W1 ऑफ X, यहाँ पे आएगा कॉन्फ्लिक्ट आई गेस। और आखिरी है W1 ऑफ Z, X एंड Z। हाँ, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे वहाँ पे, यहाँ पे भी मेरे 10 है, तो कुछ मिस नहीं हुआ, है ना। अब आप देखो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ आएगा। रीड ऑफ Y से राइट ऑफ Y जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे पहले वो बना लेती हूँ, यहाँ पे मैं अपना ग्राफ बना रही हूँ S1 के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, T2 टू T3 मेरा आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। और मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा T3 से यहाँ T1, T3 से T1, ठीक है। और मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा T2 से T1, है ना। ये रीड ऑफ Z और राइट ऑफ Z में, तो T2 से T1 की तरफ है वो। और कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या? हाँ, T3 से ये तो ऑलरेडी आ चुका है मेरा, है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसको करने का। तो बेसिकली ये 3 कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं मेरे। तो अगर मैं इसका शेड्यूल बनाऊँ तो क्या कोई शेड्यूल बन रहा है? यहाँ पे आप देखोगे आपको कोई साइकिल नहीं दिखेगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इधर है, ये इधर है, पर ये भी इधर है, तो नो साइकिल, तो सीरियलाइजेबल तो है ये। तो एक बार शेड्यूल बना लेते हैं। तो T1 जो है आई थिंक ये सबसे आखिरी में आना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो T2 के बाद आना चाहिए T1, T3 के भी बाद आना चाहिए T1, और T3 T2 के बाद आना चाहिए T2। तो सबसे पहले क्या आएगा? T2, फिर आएगा T3, फिर आएगा T1। ये आपका फाइनल शेड्यूल बन गया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो मतलब S1 तो है मेरा। अब मैं S2 के लिए चेक करती हूँ, ठीक है। तो चलो S2 के लिए बनाते हैं। यहाँ पे S2 के लिए भी मुझे 3 मिलेगा आई गेस, ठीक है। T3, अब सबसे पहले R1 ऑफ X है, तो यहाँ पे R ऑफ X आ गया। उसके बाद R3 ऑफ Y है, देन R2 ऑफ Y, देन R3 ऑफ X, देन R1 ऑफ Z। अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया क्योंकि सब रीड है। R2 ऑफ Z अभी भी रीड चल रहा है। W3 ऑफ Y, ओके, यहाँ पे आएगा कॉन्फ्लिक्ट
T2 से T3 में। उसके बाद W1 ऑफ x, यहाँ से इधर आएगा कॉन्फ्लिक्ट। W2 ऑफ z, यहाँ से इधर से आएगा कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद सबसे आखिरी W2 ऑफ z में यहाँ पहुँची थी, हाँ W1 ऑफ z, तो यहाँ से यहाँ भी आएगा। 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गए। तो अब इसका भी एक बार ग्राफ बना लेते हैं हम। तो T1, T2 एंड T3, ठीक है। अब सबसे देखो यहाँ रीड तक तो कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ये राइट आया तो मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया और तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, है ना। तो ये है T2 से T3, ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। और फिर जब ये वाला राइट आया तो ये कॉन्फ्लिक्ट आया मेरा और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया ना, नहीं। तो T3 से T1 ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब जब ये वाला आया तो मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया और बस ये आया ना, हाँ। तो T1 से T2, देखो यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है एक, ठीक है। और उसके अलावा एक और कॉन्फ्लिक्ट आएगा T2 से T1 की तरफ, और तो कोई नहीं आएगा ना, नहीं। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे आ रहे हैं। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा वैसे, हाँ ठीक है, तो वो तो आ चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ पे दो साइकिल्स मेरी फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब है S2 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, है ना। ये S2 के लिए था, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। S2 इज, ये गलत है, बोथ भी नहीं है और नन भी नहीं है ना। तो S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पे। यहाँ पे आपको एक शेड्यूल दिया हुआ है और पूछ रहा है नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने पॉसिबल हैं, और एक और चीज़ पूछ रहा है इज इट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर ऐसे केस में अगर आपका आ रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स में आप 0 लिखना, ठीक है। अदरवाइज जितने भी आ रहे हैं आपको वो लिखना होगा। तो पहले चेक करते हैं कि नहीं। S मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पहले ही R4 दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से आई गेस इसमें 4 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो मैं पहले बना लेती हूँ 4, अगर कोई और हुआ तो आई विल ऐड इट। सबसे पहले R4 ऑफ A, then R2 ऑफ A, then R3 ऑफ A, then W1 ऑफ B, then W2 ऑफ A, R3 ऑफ B, and then W2 ऑफ B। उसके बाद W2 ऑफ B में, हाँ हो गया ख़त्म ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 7 है। 7 मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब मुझे चेक करना है इज इट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं कितने शेड्यूल्स बन रहे हैं हमारे, या एक भी नहीं बन रहा है, ठीक है। 4 ट्रांजैक्शंस है। अब कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। यहाँ तक तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे ही राइट ऑफ बी आया तब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि बाकी सब ए पे था, ये बी पे है। ये जब राइट ऑफ ए आया तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। किससे कॉन्फ्लिक्ट है? इसको, इससे है और इससे भी है ना। और इसका खुद से तो नहीं होगा, और इस यहाँ पे ये बी है तो यहाँ भी नहीं होगा। तो T2 T3 टू T2 और T4 टू T2, T3 टू T2 एंड T4 टू T2, ये 2 आ गए। अब ये वाला जब आया तो इससे इसका आएगा ना कॉन्फ्लिक्ट, और किसी का नहीं आएगा क्योंकि बी में और कोई ऑपरेशन ही नहीं है। हाँ, तो T1 टू T3 ये आ गया एक। और जब ये आया तो T1 टू T2 और T3 टू T2, T1 टू T2 एंड T3 टू T2, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ये तो ऑलरेडी हो चुका है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो ये आया। यहाँ पे मुझको साइकिल नहीं दिख रही है, आई थिंक कोई साइकिल नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं नंबर ऑफ शेड्यूल्स, ठीक है। तो इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, पर नंबर ऑफ शेड्यूल्स फाइंड करना है हमको। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले तो जो T3 है, ओके T2 है हमारा, वो T1 के बाद आएगा, T4 के भी बाद आएगा और T3 के भी बाद आएगा। तो आई गेस T2 की पोजीशन तो फिक्स हो गई, सबसे आखिरी में आने वाला है ये, है ना। अब बाकी जगह फिक्स करते हैं। T1 के बाद आएगा T3, ठीक है। तो T1 के बाद आएगा T3। T4 कहीं भी आ सकता है ना। T4 का सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि T2 मेरे बाद आए, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है T4 में हमारे पास। तो T4 यहाँ पे भी आ सकता है, या तो फिर T4 स्टार्टिंग में लेके मैं T1 T3 को बाद में भी ले सकती हूँ, राइट। ये एक और शेड्यूल बन गया मेरा। क्या कोई और शेड्यूल बनेगा? हाँ बन सकता है। आई थिंक T4 को मैं बीच में भी ले सकती हूँ, है ना। तो हमारे पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे? देखो हमारे पास सबसे पहले ये रिस्ट्रिक्शन था कि T2 सबसे आखिरी में होगा, क्योंकि
T1 के भी बाद होगा, T3 के भी बाद होगा, T4 के भी, तो मैंने T2 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास जो बचे हुए 3 थे दैट इज T1, T3 एंड T4। इसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन था कि T1 के बाद आना चाहिए T3, तो T1 के बाद T3 आया, फिर मैंने T4 एकदम आखिरी में लिखा, फिर मैंने एकदम पहले लिखा और T4 मैंने बीच में लिख दिया। ठीक है, सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रही हूँ मैं। सो 3 पॉसिबल शेड्यूल्स आ गए हमारे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है आपको एक सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल टू एस बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो आपको इसमें बेसिकली क्या करना है, सारे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने जो व्यू इक्विवेलेंट हो बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टोटल आप निकाल लो व्यू इक्विवेलेंट और उसमें से कॉन्फ्लिक्ट पहले माइनस कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले व्यू इक्विवेलेंट निकालते हैं हम कितने होंगे। तो उसके लिए तो पहले मुझे इतना बड़ा जो सीरियल दिया हुआ है इसका बनाना पड़ेगा। तो देखो आपको R10 तक दिख रहा है, तो 10 आपके ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 10 शेड्यूल्स हो गए। सबसे पहले मैं कर रही हूँ राइट ऑफ एक्स इन फर्स्ट। ठीक है, फिर आ रहा है सेकेंड में रीड, थर्ड में राइट, फोर्थ में रीड, फिफ्थ में राइट, सिक्स्थ में रीड, सेवेंथ में राइट, एट्थ में रीड, 9 में राइट, सॉरी दिस इज राइट, हाँ 9 में राइट, एंड देन लास्ट 10th में रीड। ठीक है, तो आप पहले ये देख के तो समझ जाओगे, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट निकालने जाओगे इसके तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ होगा कॉन्फ्लिक्ट। लाइक यहाँ से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे ये ऐसे करके पूरा एक ऐसे डाउनफॉल बनेगा कॉन्फ्लिक्ट्स का। क्लियर कट दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि सारे के सारे सेम ऑपरेटर्स हैं एक्स और सब डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को बिलोंग कर रहे हैं और एवरी ऑल्टरनेट ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, है ना। तो सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसका सिर्फ एक ही कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल बनेगा, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरा, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 एंड T10। ये एक ही शेड्यूल बनेगा जिसमें मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप देख रहे हो सबके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्लियर कट दिख रहा है आपको, ये इसके बीच भी है, यहाँ पे भी है, सॉरी राइट में नहीं है, रीड में नहीं है, बाकी सब जगह है ना। तो ऐसे आपको दिख रहे होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इसके बीच है, फिर इसके बीच है, तो ऐसे सबके बीच है, तो ये एक ही शेड्यूल बनेगा। अब हम चेक करते हैं व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल। तो व्यू इक्विवेलेंट के लिए क्या था, सबसे पहले इनिशियल रीड। ठीक है, नंबर 1 इनिशियल रीड। चूँकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेड्यूल बोला है तो आप सिर्फ ये हाँ या ना चेक करके नहीं कर सकते, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, राइट। सो इनिशियल रीड कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल रीड आई थिंक कोई भी नहीं कर रहा है, नहीं। देखो ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है तो व्यू सीरियलाइजेबल तो है, ये सारे ब्लाइंड राइट कर रहे हैं, है ना। कोई भी इनिशियल रीड नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डेटा T1 राइट कर रहा है वो T2 देख रहा है एंड सो ऑन। तो इनिशियल रीड कोई भी कुछ भी नहीं है, W का, सॉरी X का कोई भी इनिशियल रीड नहीं है। सेकेंड आते हैं फाइनल राइट। तो फाइनल राइट तो हमारा ये कर रहा है आई थिंक ट्रांजैक्शन T9 फाइनल राइट किया। उसके अलावा कौन कौन कर रहा है फाइनल राइट, T7 भी कर रहा है, T5 भी कर रहा है, T3 भी कर रहा है और T1 भी कर रहा है। बेसिकली सारे ऑड नंबर्स कर रहे हैं, राइट। सो T1, T3, T5 एंड T7। अब थर्ड राइट रीड पेयर। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, जो ऑलरेडी बताया हुआ मेथड है वही कर रही हूँ। राइट रीड पेयर आप देखो तो बहुत सारे मिलेंगे आपको आई गेस। हाँ, राइट रीड पेयर देखो T1, T2 है, T3, T4 है, T5, T6 है, T7, T8 है, T9 और T10 है। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ राइट रीड पेयर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। हाँ, ये 5 हमारे पेयर है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर जैसे राइट के तुरंत बाद रीड है तो कभी इन दोनों के बीच में कोई और तीसरा नहीं आ सकता। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ समझा चुकी हूँ।
ठीक है। अगर लगातार ऐसे राइट और फिर रीड है तो इन दोनों के बीच में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आ सकता, नहीं तो फिर डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये मुझे सारे रिस्ट्रिक्शंस मिल गए। अब आप इन सब का देखो, फाइनल राइट में और कौन सा एरो था, यहाँ से यहाँ, क्योंकि फाइनली T9 राइट कर रहा है ना, तो हमेशा इधर से इधर एरो बनेगा। तो इन सारे से भी आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, T1 के बाद T9, T3 के बाद T9, T5 के बाद T9 एंड T7 के बाद भी T9। सो इससे आप कितने शेड्यूल्स बना सकते हो देखते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊंगी अब मैं बेसिक एकदम। देखो T9 को सबसे आखिरी में ही आना है, T1, T3, T5, T7 के बाद में, और T10 को तो T9 के भी बाद आना है। तो आई गेस ये लोग की पोजीशन फिक्स हो जाएगी सबसे आखिरी में, T9 और T10 की, ठीक है। और बाकी ये जो पेयर्स हैं इनकी पोजीशन भी मतलब आपस में फिक्स है, राइट। लाइक T1 के बाद T2, फिर T3 के बाद T5, और सॉरी T3 के बाद T4, सॉरी T5 के बाद T6, और एक और हमारा जो बच रहा है T7 के बाद T8। तो ये सारी पोजीशंस मेरी फिक्स हैं और ये सब के बाद T9 आना चाहिए। सो दिस इज़ लास्ट एंड दिस इज़ फिक्स्ड। अब आप खुद सोचो, आप इसको एक एलिमेंट मान लो, इसको एक मान लो, क्योंकि आप आपस में इसका कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, तो आपको इसको एक एलिमेंट मान लो, इसको एक मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो बेसिकली A B C D मेरे पास 4 पेयर्स हैं, ठीक है, जिनको मैं अरेंज कर सकती हूँ। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24, ठीक है। सिंपल से आप हिट एंड ट्राई करके भी एक एक करके चेक कर सकते हो, बट 24 बहुत टाइम लगेगा आपको चेक करने में। आप खुद भी सोचो ये ऐसे ही होगा, है ना। 24 क्यों आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरे ये 4 पेयर आपस में शफल हो सकते हैं, आपस में इन द सेंस लाइक B पहले आ सकता है, B फिर इधर जा सकता है, तो ऐसा है ना, आपस में शफल हो सकते हैं। तो 24 मेरे आ रहे हैं। अब ये 24 में एक ऐसा शेड्यूल आएगा जो ये होगा, आप खुद सोचो, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। बट क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल टू S बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो ये 24 में से 1 माइनस होगा फॉर दिस एंड 23, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शेड्यूल, 23 इज योर आंसर। तो आइए एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये क्वेश्चन, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको आ जाए। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, और दूसरा नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल विच आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो देखो ये दोनों में फ़र्क होता है, मैं आपको यही फ़र्क समझाने के लिए ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको एक सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है, आप उसको डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, मेरे को W4 दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से 4 ट्रांजैक्शंस हैं। लेट्स सी, अगर कोई और आया तो वी विल ऐड इट, ओके। सबसे पहले W1 ऑफ A, W1 ऑफ B, R2 ऑफ A, W2 ऑफ B, R3 ऑफ A, W3 ऑफ A एंड एट लास्ट C, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का ये मतलब है कि आप इन सबको मतलब कितने वेज में अरेंज कर सकते हो ये T1 T2 को। मतलब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि ऐसे सीरियल शेड्यूल्स के आप मतलब इसके अंदर के जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको ऐसे कितने वे में अरेंज कर सकते हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का क्या मतलब था कि जैसे अगर 2 ट्रांजैक्शंस है T1 और T2, अगर उनमें लाइक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उनके रीअरेंजमेंट के बाद भी ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए, लाइक T1 to T2 ही जाना चाहिए उनका कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर सीक्वेंस ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट इज सेम इन 2 ट्रांजैक्शन देन दे आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले आप निकाल लो कि क्या क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ये W से आ रहे, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट है ना। वैसे ही ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इतने मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। अगर मैं इसको कितने ऐसे वेज में अरेंज कर सकती हूँ सच दैट ये कॉन्फ्लिक्ट सेम ही दिखे। सेम दिखने का मतलब है ऑर्डर सेम हो। लाइक अभी मेरा T1 से T3 एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये बाद में भी T1 से T3 ही आए, उल्टा ना हो जाए। तो उसके लिए आप खुद सोचो आप क्या कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि ये अगर मैं RA को उठा के कहीं भी रख दूँ एक्सेप्ट इस WA के नीचे, लाइक मैं अगर RA को मैं यहाँ लिख दूँ
ठीक है, या फिर मैं आरे को यहाँ लिख दूँ, या मैं इन दोनों के बीच में आरे कर दूँ, तो कहीं भी कर दूँ तो ये एरो हमेशा तो भी डाउनवर्ड ही जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कर करके हम कॉम्बिनेशंस निकालेंगे सच दैट जो सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो चेंज ना हो, उससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखो, ये WA को मैं कहीं नहीं भेज सकती, इसको टॉप पे ही रहने देते हैं, ठीक है। WB को भी मैं अगर इसके ऊपर भेजूंगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, हमने ये क्या पढ़ा था कि शेड्यूल में कहीं भी ट्रांजैक्शन के अंदर आप इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते, तो वो शेड्यूल नहीं कहलाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो मैं WB को तो ऊपर भेज ही नहीं सकती, तो ये दोनों फिक्स हो गया मेरा। अब मैं आती हूँ यहाँ पे देखो मेरा RA जो है ये 3rd नंबर पे, राइट, ठीक है। अब मैं अगर इसको 3rd नंबर से उठा के 2nd नंबर भेज दूँ, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट का इसके साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है ना। हाँ, तो मैं RA को उठा के या तो ऊपर भेज सकती हूँ, ठीक है, इससे एक ऊपर भेज सकती हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरा WB यहाँ नीचे आ जाएगा और मैं RA यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट का ऑर्डर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा, जैसे मेरा पहले था अभी भी वैसे ही है। तो RA के लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास। सो RA के लिए R2 ऑफ A, ठीक है, मैं यहाँ पे जब अलग से लिख रही हूँ, R2 ऑफ A के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई। कौन कौन सी 2? एक जहाँ वो ओरिजिनली है और एक ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है। अब सिमिलरली आते हैं अपन W ऑफ B। तो W ऑफ B कहीं जा सकता है क्या? W ऑफ B का कॉन्फ्लिक्ट है इसके साथ, राइट। W ऑफ B हमारा 4th नंबर पे है, तो ये 4th नंबर से ज़्यादा उठ के 3rd नंबर जा सकता है। पर अगर ये 3rd नंबर गया तो R2 को यहाँ जाना पड़ेगा और फिर WB नीचे आ जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ मैं क्या करूँगी। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, है ना। मेरा अभी 1 पे है W ऑफ A, 2 पे है W ऑफ B, 3 पे है R ऑफ A और 4 पे है W ऑफ B। तो अगर आप ये W ऑफ B को ऊपर ले गए तो आपको R ऑफ A भी ऊपर ले जाना पड़ेगा एक स्टेप। तो अगर ये R ऑफ A ऊपर गया, ठीक है, और मेरा W ऑफ B भी ऊपर गया, ठीक है, तो ये सेकेंड टाइम स्टैम्प पे मेरे 2 चीज़ें हो रही है, तो मेरे को W ऑफ B को उठा के नीचे करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में क्या हो गया, मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो गया। देखो यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था, अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो गया, ठीक है। और मैं WB के साथ RA क्यों मूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी बोला कि एक सीरियल शेड्यूल में आप कहीं भी सीरियल मतलब T2 के अंदर का सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। आप ये R1 और ये R और W को उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। तो WB कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है, तो WB का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं 3rd शेड्यूल के लिए। 3rd शेड्यूल पे RA है। अब RA का पॉसिबल आप देखो कहाँ कहाँ जा सकता है। RA का कॉन्फ्लिक्ट इससे हो रहा है और इससे हो रहा है, ठीक है, और किसी से नहीं हो रहा है RA का। हाँ 2 जगह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है RA का। RA इज 5th नंबर, है ना। तो अब ये 5th नंबर ऊपर कहाँ कहाँ जा सकता है? RA सिर्फ यहाँ जा सकता है, इन दोनों के बीच में। ओके, RA का इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रीड ऑपरेशन है, ये भी रीड। RA का सिर्फ और सिर्फ इससे है, ठीक है। मैं यहाँ फिर लिखती हूँ, ठीक है, RA यहाँ पे है, WA यहाँ पे है, ठीक है। तो आप RA के लिए कितनी पोजीशन आपको खुद दिख रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो RA, 4th नंबर पे लिख सकते हो RA, 3rd नंबर पे भी लिख सकते हो, 2nd नंबर पे भी लिख सकते हो, ठीक है। RA के ऊपर उसके ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं है, तो वो आराम से ये 4 पोजीशंस में घूम सकता है। तो जो आपका R3 ऑफ A है, इसके पास हो गई 4 पॉसिबिलिटीज़। अब सबसे आखिरी वाला WA को भी आप कहीं मूव नहीं कर सकते, जैसा मैंने WB के लिए बताया यहाँ पे, वैसी सेम इसके साथ भी यही दिक्कत आएगी कि अगर ये मूव होगा तो साथ में इसको भी मूव होना पड़ेगा और उसके कारण आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे RA और WA में भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी नहीं होगा। अब आते हैं WC का किसी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक भी एरो नहीं बनाया मैंने इसमें, एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि और कोई भी ट्रांजैक्शन C को एक्सेस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो WC है ये पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं भी घूम सकता है और इसके ऊपर भी कोई नहीं है कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस डाले, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 7 पोजीशंस हैं। WC इन 7 पोजीशन में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो 3rd हो गया हमारा W3 ऑफ C, जिसके पास 7 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ओवरऑल हम इन 3 को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 × 4 × 7, दैट इज 56, राइट। 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 56। सॉरी, फर्स्ट वाले का 56 आएगा, सेकेंड वाले में नहीं पहुंचे अभी हम।
सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या किया मैंने, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल निकाले। और कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स में क्या होता है कि आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट का वे है, जैसे T1 से T3 की तरफ जा रहा है, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड इज नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल विच आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो इसमें तो सिंपली हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, हमने ये बनाया पूरा हमारा टेबल। अब हम निकालेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ग्राफ बनाऊंगी मैं। सेकेंड पार्ट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, छोटा सा ग्राफ बनाना है। ठीक है, T4 का कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, T4 अकेले ही रहेगा। अब अपन T1, T2, T3 का देख लेते हैं। तो T1 से T2 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, T1 से T2 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, T2 से T3 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ है। तो T2 से T3 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, और T1 से भी T3 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखो, ये साइकिल नहीं बन रही है, ये अलग अलग है ना। तो एक बार फिर लिख लेते हैं इसको। T1 के बाद आना चाहिए T2, T2 के बाद आना चाहिए T3, और T1 के भी बाद आना चाहिए T3, और T4 का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करोगे तो आपका एक ही शेड्यूल बनेगा, T1 के बाद T2 के बाद T3, है ना। देखो ये वाली चीज़ यहाँ फुलफिल हो रही है, T1 से T3 भी आ रहा है और T1 से T2 भी आ रहा है। ठीक है, हो गया। पर अब ये जो T4 बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, यहाँ भी लिख सकती हूँ और यहाँ भी। मतलब T4 के पास 4 पोजीशंस हैं जहाँ पे वो फिट हो सकता है, क्योंकि T4 में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। T4 इज़ कॉन्फ्लिक्ट फ्री, ये किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं बना रहा। तो T4 की 4 पॉसिबल जगह है जहाँ वो जा सकता है। तो टोटल हमारे पास 4 शेड्यूल्स आएंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में ऐसा पूछा है कि नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल विच आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, तो हम जो ग्राफ मेथड अप्लाई करते हैं आप वो उसमें करोगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, तो आपको ऐसे सारे, आपको बेसिकली ये इसके अंदर के जो ट्रांजैक्शंस है उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के आउटपुट आपको देना होगा। ठीक है, और उसमें बस यही चेक करना कि कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्शन कभी चेंज ना हो।